नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर कक्षा 10वीं की यानी कि 10 की विज्ञान के रूप में आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ रसायन विज्ञान। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले 5 लेक्चर पढ़ाए हैं और उस 5 लेक्चर में हमारा पहला चैप्टर जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि जो थ्योरिकल पोर्शन था वो हमारा पूरा जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना लेसन का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, हमने आपको बताया था कि इस जैसे ही हमारा चैप्टर होगा उसके बाद हमारा जो सेशन चलेगा वो क्वेश्चंस का चलेगा। ऐसे क्वेश्चंस जो या तो बोर्ड में कभी पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। ठीक है, जी हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पहले होंगे हमारे, उसके बाद जो हमारे होंगे फिर उसके बाद हमारे जो अन्य महत्वपूर्ण एनसीआर ईआरटी के हैं वो क्वेश्चंस करवाएंगे। ये अगले सेपरेट यानी कि पोर्शन में और होगा, यानी कि एक लेक्चर में नहीं होगा, अगला वाला लेक्चर भी इसके लिए लेना पड़ेगा, तब हमारे क्वेश्चन जो भी थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना कॉपी में आप बहुत अच्छे से नोट कर लें और टिक कर लें। ठीक है, और जिन्हें नहीं पता बेटा वो ध्यान रखें, जिनकी नहीं खुलती है बार बार हम आपसे कहते हैं कि यूट्यूब पर जाकर आप वहाँ पर टाइप करना RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाय राजा सर, तो वहाँ पर आपको सारे जो भी हैं वो क्रमबद्ध तरीके से सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, अगर आपके यहाँ प्ले नहीं होते हैं व्हाट्सएप से तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम रहती है, हाई क्वालिटी में चलते हैं तो सारी प्ले नहीं होती हैं और नेटवर्क की प्रॉब्लम भी काफ़ी रहती है। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं हम आज के अपने। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें पता है कि पहले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करेंगे हम, फिर एनसीईआरटी पोर्शन, और जो फिर हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाएंगे उन सबको हम लोग बेटा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना, क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तप्त निकेल चूर्ण की उपस्थिति में जब हम एथिलीन, एथिलीन का फॉर्मूला पता होगा ना आपको, C2H4 बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एथिलीन गैस होती है। ठीक है, एथिलीन और हाइड्रोजन यानी कि प्लस के H2, ठीक है ना, एक मिनट रुकिए जी, है ना, H2। तो जब इन दोनों को हम लोग गर्म कराते हैं, क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराई जाती है इनकी, तो उन्होंने ये पूछा है कि इस अभिक्रिया कहलाती क्या है। आपने कई सारी अभिक्रिया पढ़ी हैं, ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं, जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई हमारी, है ना, योगात्मक अभिक्रिया है ना, ऊष्मीय वियोजन है, और डी हमारा ऊष्मीय अपघटन है। तो बेटा हमें यहाँ पर बताना है, चूंकि आपको पता है कि एथिलीन यानी कि C2H4 प्लस के H2 को जब कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है C2H6। चूंकि इसमें दोनों चीज़ें ऐड होती हैं, तो जिसमें ऐड होती हैं वो हमने आपको थ्योरी पोर्शन में पढ़ाया था बेटा, उसको हम लोग कहते हैं योगात्मक अपक्रिया, यानी कि पहले का जो हमारा आंसर होगा वो बेटा होगा योगात्मक अपक्रिया। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका। ठीक है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए भाई, लेड क्या होता है, पहले तो Pb, इसे हम लोग लेड कहते हैं। नाइट्रेट होता है बेटा NO3, इसे हम लोग नाइट्रेट कहते हैं। अब बोले सर फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बेटा, Pb पर डबल प्लस होते हैं, NO3 पर पूरे पे एक माइनस होता है, तो हम लोग इसको लगाएंगे होल ट्वाइस। क्या लगाएंगे हम लोग, होल ट्वाइस, तो 2 माइनस 2 प्लस, हमारी बैलेंसी संतुलित होगी, है ना। तो इसका आंसर हमारा होगा PbNO3 का होल ट्वाइस। गलती से भी आप PbNO3 पे टिक मत कर देना, क्योंकि इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा बेटा PbNO3। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जल के वैद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो मोलर अनुपात होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो बेटा इसका सही आंसर होता है H2, आप जानते ही हो, तो 2:1 का आंसर जो होगा वो आपका क्लियर यानी कि सही होगा। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यानी कि इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, जब आप कॉपी में टिक करें तो आप इसको चारों ऑप्शन के बाद उसको ब्लू से फिर आप आंसर लिखा करें बी, और उसके ये नहीं है कि आपने बी अकेले लिख दिया, कॉपी में उसको मेंशन करेंगे बी ऑप्शन में था क्या, जैसे 2:1 था तो आपको 2:1 लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अपने चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, अच्छा, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर थ्योरी पोर्शन में हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता, पढ़ा था हमने आपको, जिसमें हमने ये बताया था कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं, उन्हें लंबे समय तक रखने के लिए उनमें ऑक्सीजन गैस को निकालकर उसमें अतिरिक्त रूप से ऐसी अक्रिय गैसें डाल दी जाती हैं जो उससे क्रिया नहीं करती हैं, और वो लंबे समय तक खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो सुरक्षित बने रहते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं बेटा, ऑक्सीजन जिनमें होगी वो तो आपके होंगे ही नहीं। ठीक है, ये भी आपका पोर्शन सेकंड वाला बी ऑप्शन चला गया। और तीसरे में हमारा है CO2
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम, है ना। और चौथे में हमारा है बेटा हीलियम और नाइट्रोजन। तुरंत आपको क्लिक किया होगा बेटा, इसका आंसर जो होगा वो आपका डी आंसर सही होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि उसमें नाइट्रोजन बताया था। क्योंकि हीलियम क्यों दिया, क्योंकि हीलियम भी बेटा एक अक्रिय गैस है, जिससे बेटा हम लोग कहते हैं H, और नाइट्रोजन हमारा जो सिंबल होता है वो बेटा आपका होता है N। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्वेश्चन 2018 की जो बोर्ड परीक्षा थी आपकी उसमें पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे जहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम आपको वहाँ पर टिक कर देंगे, तो आप उनको बेटा टिक करते रहना महत्वपूर्ण। जैसे कि ये हमने बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ से। ठीक, क्वेश्चन क्या है बेटा, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी ऊपर वाली, है ना, ऊपर काली परत जो होती है या तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चांदी पर जो कालापन आ जाता है या तांबे पर जो हरापन आता है, उस क्रिया को हम लोग कहते क्या हैं। तो तुरंत जिन बच्चों ने थ्योरी पोर्शन वाला हमारा लेक्चर अटेंड किया था उन्हें तुरंत आंसर आपका कर देंगे क्लिक, क्या, संक्षारण। क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, चांदी की चमक का कम होना संक्षारण है ना। तांबे का जो आपकी होती है हरी परत का आ जाना क्या है, तुम्हारा संक्षारण है। ठीक है, या फिर लोहे पर जंग लगाना, ये सब संक्षारण क्रिया होती हैं। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, बी ऑप्शन। ठीक, सॉरी डी ऑप्शन। ठीक है, संक्षारण। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया। ठीक है, फिर जरा क्वेश्चन गौर करें बेटे, ये 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है, कौन कौन देता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन एवं कॉपर धातु, यानी कि जब NaCl और Cu की अभिक्रिया कराते हैं, क्या ये प्रतिस्थापन का उदाहरण है। ठीक है, या फिर बी हमारा होगा मैग्नीशियम क्लोराइड या विलयन व एल्युमिनियम धातु, या फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, और डी आपका पूछा जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट विलयन व कॉपर धातु। तो बेटा इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो ए, क्या होगा आपका ए। NaCl की अभिक्रिया जब Cu से कराते हैं बेटा, तो Cu जो होता है वो Na को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता कौन सा हमारा, तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा बेटा ए। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जब कॉपर, है ना, सल्फेट, फॉर्मूला क्या होता है CuSO4। हमने पहले भी आपसे कहा है कि जो भी आपको फॉर्मूले नहीं याद हैं वो आप बेटा पहली बात तो अब इतनी बार रिवाइज करेंगे हम लोग, है ना, बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो अपने आप याद हो जाए, फिर भी आप कॉपी में इनको अलग से मेंशन करते रहना। ठीक है बेटा अच्छा, सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। इस अभिक्रिया का नाम पूछा जा रहा है। अब समझो जरा गौर से, कॉपर सल्फेट क्या होता है CuSO4, इसे हम लोग बेटा कहते हैं कॉपर सल्फेट। लोहे का टुकड़ा Fe डाला हमने, है ना, चलिए डालने पर क्या बनता है हमारा, कॉपर व फेरस सल्फेट बनता है ना। कॉपर का मतलब Cu बन गया हमारा, फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4। अब यहाँ पर अभिक्रिया में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि Cu जो था वो विस्थापित किया, किसने विस्थापित किया, है ना, Fe ने इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, खुद इसका स्थान ले लिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है बेटा, ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिनमें एक जो तत्व होता है या परमाणु होता है किसी अन्य परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है बेटा, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है शायद अगले वाले में हम टिक कर गए, मतलब आंसर तो सही है, प्रतिस्थापन ही होगा। 8वां वाला क्वेश्चन में हम शायद यहाँ पर प्रतिस्थापन कर गए। ठीक है, ये आपका 7वां वाला है। ठीक है बेटा, अच्छा चलिए बेटा 8वां क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ का बेटा प्रतिस्थापन ही ऑप्शन सही होगा। हम इसमें प्रतिस्थापन देख के इसमें टिक कर गए थे। ठीक है, ये वाला प्रतिस्थापन आपका सही है। 8वां क्वेश्चन अभी मैंने करवाया नहीं है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर NH3 व HCl गैसें, है ना, बनती हैं जो ठंडा करने पर पुनः अमोनियम क्लोराइड में बदल जाती हैं। तो बेटा ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, पहले तो समझो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। चूंकि यहाँ पर हमने क्या कहा था आपको, अगर ये गर्म कर दी जाए, क्या कर दी है, गर्मी से, हीट से या ऊष्मा से ये हो रही हो, तो बेटा उनको कहा जाता है ऊष्मीय वियोजन। क्या कहा जाता है, ऊष्मीय वियोजन। यहाँ पर पहली बात तो देखिए, आप ऑप्शन में आपको उत्क्रमणीय दिया ही नहीं गया है, तो जाहिर सी बात है कि आपको ऊष्मीय वियोजन में ही टिक करना है। ठीक है, हाँ अभिक्रिया आपको पता चल गई होगी। जैसे NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ये होता है नौसादर इसको कहते हैं, है ना। इससे क्या बन रहा हमारा NH3 यानी कि NH3 अमोनिया गैस होती है, प्लस की HCl, जब इन्हें
उन्हीं परिस्थितियों में दोबारा गर्म करते हैं तो बेटा वो बन जाती हैं NH4Cl ही बन जाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका होगा वो ऊष्मीय वियोजन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इंपॉर्टेंट टिक करें इसमें बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आपसे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ईजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कीर्णीय अभिक्रिया नहीं है, समझ में आ रहा। तो बेटा हमें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उन सारे क्वेश्चंस में ये बहुत ज़्यादा इजी था। बोले सर कैसे इजी था, क्योंकि बेटा हमने आपको उत्कीर्णीय अभिक्रियाओं की एक विशेषता बताई है कि इनमें इस प्रकार से आपको एरो मिलेगा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें एरो है, इसमें एरो है, इसमें भी इस प्रकार का उत्कीर्णीय का चिन्ह है। बस डी ऑप्शन जो हमारा है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा ऐसा है जिसमें उत्कीर्णीय का चिन्ह नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों जो अभिक्रिया ऊपर वाली हैं ये तो हमारी उत्कीर्णीय अभिक्रिया हैं, और जो नीचे वाली जिसमें ये चिन्ह नहीं है वो बेटा हमारी अनुत्कीर्णीय है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उत्कीर्णीय नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन जो होगा बेटा इसमें वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा, उभय अपघटन अभिक्रिया है। पहले तो आपको ये समझना है कि उभय अपघटन होती क्या है असल में। जिन्होंने, फिर जरा बच्चे ध्यान दें कि अगर थ्योरी पोर्शन आपको नहीं पढ़ा है तो आप दोबारा से उसको रिवाइंड कर लें। जब भी आपको समझ में कुछ आप भूल जाएं तो यूट्यूब पर डला है, आप उसको कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब उभय अपघटन समझते हैं हम लोग होता क्या है। इसमें क्या होता है बेटा, एक्सचेंज होता है, परमाणु आपस में अपना स्थान जो होते हैं वो बदल लेते हैं। तो इनमें क्या हो रहा है, देखो ये तो योगात्मक हो गई हमारी, ठीक है। इसमें प्रतिस्थापन है क्योंकि Zn जो होता है वो H2 का स्थान ले रहा है। ये भी आपकी अभी हाल हमने इससे पहले वाले ऑप्शन में NH4Cl है ना, ये आपकी उसमें वियोजन अगर यहाँ पर ऊष्मा दी जाए तो, और यहाँ पर चिन्ह भी नहीं लगा अभी उसमें वियोजन का, ठीक है। अब सिर्फ एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें Ba जो है वो Na का स्थान ले रहा है और Na जो है वो Ba का स्थान ले रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो यानी कि हमारा जो इसमें डी ऑप्शन होगा बेटा वो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि उभय अपघटन पूछी गई थी। विशेषता क्या होती है उभय अपघटन की, इनमें परमाणुओं का एक्सचेंज होता है, यानी कि अदला बदली होती है, ठीक है बेटा। इसका मतलब डी हमारा जो ऑप्शन है बेटा यहाँ पर वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले 11वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन ये है उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है। इनमें से कौन सी उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है। इससे पहले हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर जिसमें एक्सचेंज हो रहा हो बेटा, परमाणु अपना स्थान बदल रहे हों, दोनों बदल रहे हों, एक नहीं है दोनों बदल रहे हों, तो वो बेटा उभय अपघटन होगी। और जिसमें नहीं बदल रहे होंगे वो आपकी क्या होगी, उभय अपघटन नहीं होगी। तो इन तीनों में हम लोग गौर करें, सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा कि ये एक दूसरे के स्थान करें। Ag ने Na का स्थान ले लिया, Na ने Ag का, यहाँ पर Ba अभी हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके। ये अभिक्रिया इससे पहले हमने आपको बताई थी ऊष्मीय वियोजन यानी कि नौसादर वाली, ठीक है ना। अगर ऊष्मा दी जा रही है तो अभी तो इसको नहीं कहेंगे, बट अभी पूछा क्या गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उभय अपघटन नहीं है। तो बेटा ये तो 3 आपकी हैं और ये आपकी नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो बेटा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना बहुत अच्छे से। 12वां क्वेश्चन क्या है, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट में Zn का टुकड़ा डालते हैं यानी कि जिंक का, है ना, तो बंद विलयन रंगहीन हो जाता है। क्यों हो जाता है वो भी सुनिए बेटा। CuSO4 जो होता है ये है ना, इसमें जब Zn डालते हैं, क्या डालते हैं, Zn का टुकड़ा डालते हैं, मतलब Zn डालते हैं, तो CuSO4 में क्या होता है बेटा, Cu डबल प्लस आयन होता है, ठीक है। ये डबल प्लस आयन जो होता है ये रंग इसका जो होता है ये कलरफुल होता है, यानी कि रंग देता है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर Zn को जब हम डाल देते हैं तो Zn क्या करता है, इसको विस्थापित कर देता है, और Cu प्लस जो होता है वो बदल जाता है बेटा सिर्फ Cu में, क्योंकि ये स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है। तो इस चक्कर में विलयन का जो रंग होता है वो रंगहीन हो जाता है, यानी कलर उसका जो चेंज हो मतलब गायब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, इसमें क्या होता है, Zn इसको क्या कर रहा है बेटा, Zn जो हो रहा है, Zn का मतलब जो आपका दिया जा रहा है वो Cu को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया बेटा क्या करती है, प्रतिस्थापन। हाँ, अगर दोनों परमाणु एक्सचेंज करें तो वो बेटा आपकी हो जाएगी उभय अपघटन। अगर एक ही दूसरे को हटाए उसका स्थान ले ले तो वो बेटा आपकी होगी प्रतिस्थापन। इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। आगे बेटा देखते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ना। हालांकि इस क्वेश्चन में
ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पूछी गई, पर यहाँ पर कोई प्लस का साइन या माइनस का साइन नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आपने एग्जाम्पल के रूप में पढ़े कि PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl3Cl2 जो बनता है, यह ऊष्मा शोषी का एक उदाहरण होता है, यानी कि इसे बनाने में जब इसको किया जाता है तो ऊष्मा अवशोषित करती है अभिक्रिया, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो होगा वो बेटा आपका सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके 14वां क्वेश्चन अगला है ना, क्या है कि ये जो क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से याद रखें। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। बेटा संक्षारण याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाया था उसमें बेटा जंग लगने का एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था जंग का, है ना। तो यहाँ पर गौर करें कौन सा है बेटा, तो सीधा सीधा आपका आंसर निकलता है Fe2O3 इंटू में XH2, जहाँ X हमने क्या बताया था, यहाँ पर पानी के अणुओं यानी कि मात्रा होती है जल के अणुओं की। ठीक है, X का मतलब कोई संख्या होगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो 14वां ऑप्शन था, वो 14वें का जो सी ऑप्शन था वो बेटा हमारा सही है। ठीक है, Fe2O3 इंटू में XH2, तो भूले से भी आप FeCO3 इंटू XH2 नहीं करना है, आपको लास्ट का ही अकेला याद नहीं रखना है कि आप XH2 याद रखें बोले लास्ट में, तो हमें यहाँ पता था, है ना। यहाँ पर आगे भी याद रखें कि Fe2O3 होता है, ना कि FeCO3। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन बेटा 15वीं की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15वां क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु आर्द्र वायु में संचारित नहीं होती है। यानी आर्द्र वायु का मतलब नम वायु, और नम वायु में क्या लगती है बेटा, जंग लगती है, अर्थात संक्षारण की क्रिया होती है। तो इनमें से ऐसी कौन सी धातु है, सीधा सीधा ये पूछा, जो संक्षारित नहीं होती है। तो लोहा तो हमें पता है बेटा कि लोहा पे जंग लग जाती है, संक्षारित हो जाती है। चांदी में भी क्या होता है, कालापन आ जाता है, ये भी आपका ऑप्शन हो गया। और तांबे में भी क्या, हरी परत जम जाती है। तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है, यानी कि डी, सोना। इसमें बेटा यह क्या होती है, ये ज़्यादा क्रियाशील धातु ना होती है, इस चक्कर में लोहा सॉरी जो सोना होता है वो अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि संक्षारित नहीं होता है लंबे समय तक। आप अगर, इसीलिए आपने देखा होगा लोहा जो होता है बहुमूल्य धातु है, इसके आभूषण बनाए जाते हैं, तो ये महंगी भी बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि इसमें संक्षारण नहीं होता है, इसकी चमक कभी कम नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा बेटा, डी ऑप्शन जो होगा वो बेटा आपका सही हो जाएगा, यानी कि सोना। ठीक है, चलिए चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो जरा गौर करें, संगमरमर जो होता है या चूने वाला पत्थर जो होता है बेटा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा CaCO3, यानी कि संगमरमर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा आपका, है ना। चूना पत्थर आपसे पूछा जाए तो भी आपको लगाना है CaCO3, और संगमरमर अगर कहें तो भी आपको टिक करना है CaCO3। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा चूना पत्थर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, 17वां क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन फिर से वही पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, याद कीजिए विकृत बंधता हमने आपको पढ़ाया था लेक्चर में। क्या पढ़ाया था कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उनमें क्या कि या तो नाइट्रोजन या कोई अक्रिय गैस मिला दी जाती है, ऐसी कुछ तो होता है। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आलू के चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधसात से बचाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस है, कौन सी गैस है बेटा, तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा ए, यानी कि नाइट्रोजन गैस इसमें सही होगा। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं बेटा आगे हम अपने क्वेश्चंस की ओर। 18वां क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। चूने के पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला ठोस पदार्थ कौन सा है। चूने का पत्थर, संगमरमर अभी हाल हमने पीछे पढ़ा, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा CaCO3। ये है आपका चूने का पत्थर। जब इसको अपघटन किया जाता है तो बेटा इससे दो चीज़ें बनती है, एक तो CaO और प्लस के O2, है ना CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो निकल जाती है। ठीक है, चलिए बेटा, तो यहाँ पर आपका ये वाला तो क्या पूछ रहे हो, उसमें प्राप्त होने वाला पदार्थ है ना, तो यहाँ पर क्या लगाना हमें, टिक लगाना बेटा हमें यहाँ पर CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब चूने के पत्थर से आप सुनिए हाँ ठीक है बेटा जी वॉइस थोड़ा चली गई थी बेटा, हाँ डिस्टर्ब हो गई थी। चलिए देखिए जरा, हाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, अपघटन के पास, है ना। अब क्वेश्चन जरा बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पर लॉजिक चलेगा। क्या लॉजिक चलेगा पहले वो समझना बहुत अच्छे से। अभी हमने आपको क्या बताया कि CaCO3 इसे बेटा कहते हैं चूना पत्थर। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना, बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है, CaCO3 हो गया, ठीक है, उसमें अपघटन हो रहा है इसका, ठीक है, फलस्वरूप प्राप्त होने वाला ठोस पदार्थ है। क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है। बोले सर क्या है, जब इसका बेटा कराते हमने क्या कहा, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस के
CO2 निकल लें। अब बोले सर ये तो दोनों ऑप्शन में दिए जा रहे हैं, तो क्या हम CaO पे टिक करें या CO2 पे टिक करें? अब यहाँ पर हम धर्म संकट में फंस गए। तो बेटा ऐसा भी कोई धर्म संकट नहीं है, इसका उपाय है। क्या उपाय है? क्वेश्चन खुद आंसर दे रहा है। क्या कह रहे हैं बेटा? अब जरा हम लोग चलते हैं बेटा, जब इसको हमने मान लिया कि ये दोनों चीज़ें आपके प्राप्त हो रही और दोनों ही आपके ऑप्शन में है, एक तो तुम्हारा ए ऑप्शन में, एक आपका सी ऑप्शन में CO2 है, तो हम लोग टिक किस करें? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठोस पदार्थ, यानी कि इनमें से अगर हमें याद हो तो बेटा CO2 तो बेटा होती है गैस। क्या होती है बेटा? गैस। और CaO जो होता है ये ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। समझ में आ गया आपको? जी हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि CaCO3 यानी कि चूने के पत्थर को CaCO3 से जब हम लोग क्या करते हैं, अपघटन होता है, तो इससे ठोस पदार्थ कौन सा बनता है? मानते हैं कि CO2 भी बनता है और CaO भी बनता है, लेकिन ठोस पदार्थ, चूंकि ये तो गैस है हमारी, है ना, और CaO हमारा होता है ठोस। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा बेटा वो आपका होगा ए, जिसे हम लोग कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, गलती मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्या परिवर्तन नहीं है? भौतिक, है ना, बहुत सारी, हाँ आ रही है। चलिए देखिए थोड़ा थोड़ा माइक की डिस्टर्बेंस है बेटा, है ना। चलिए 19वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए बर्फ़ का गलना, हमें पता है बर्फ़ गलेगी तो जल से फिर से हम बर्फ़ बना लेंगे, भौतिक परिवर्तन नहीं है। जल में चीनी का विलय होना, बिल्कुल घुल जाएगी, उसको अगर हम किसी विधि द्वारा चाहें तो प्राप्ति कर सकते हैं चीनी को पुनः हम लोग। ठीक है, बल्ब का जलना, बल्ब बुझ भी जाएगा। बीज का अंकुरण, है ना, बीज का उगना, अगर एक बार जो बीज है उससे पेड़ बन गया तो पेड़ से पुनः बीज नहीं आएगा, यानी कि ऐसे परिवर्तन जो पुनः प्राप्त नहीं हो सकते हैं उन्हें बेटा हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और ऐसे परिवर्तन जो पुनः प्राप्त हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर ये तीन तो हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने पूछा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा, यानी कि बीज का उगना। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। क्या बनता है? अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण, ये सारे ही आपके लवण है ना। इन लवण में ऐसा कौन सा है जो सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। तो बेटा इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका डी, यानी कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है AgCl, ये आपका सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है, क्रियाशील होता है सूर्य के प्रकाश में, ये अपघटित होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर बेटा हमारे 20 जो MCQ थे, यानी कि जो बहुत महत्वपूर्ण आपके प्रश्नोत्तर थे बहुविकल्पी, वो कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग बेटा चलते हैं NCERT क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको पता है कि 10th में अब NCERT क्वेश्चंस का पैटर्न आपका लागू हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। ठीक है, बस आपको बहुत केयरफुली वीडियो देखना है, हम आपको समझाते हैं। चलिए बेटा चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पहला क्या कहता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम क्या होता है बेटा? Mg। क्या होता है? Mg। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्यों? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब इसे जलाया जाता है तो इसे साफ क्यों किया जाता है? तो बेटा इसका आंसर क्या है? चलिए देखते हैं बेटा। मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर बेटा वायुमंडल, है ना, कि ऑक्सीजन से क्रिया करती है, यानी कि जो मैग्नीशियम होती है वो करती है बेटा क्रिया, किससे करती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होती है बेटा? O2, है ना। तो यहाँ पर 2Mg ले लेंगे हम लोग, है ना। चलिए आगे देखते हैं, है ना। बनता क्या हमारा बनेगा MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, MgO बनता है हमारा। ठीक है, MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये बेटा जलने में क्या होता है? दिक्कत देता है, यानी कि ये जलने में मतलब कठिनाई देता है। इस चक्कर में क्या करते हैं हम लोग? रिबन को साफ करते हैं, ताकि इसकी जो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, MgO, इसकी जो परत बनी है वो हट जाए, जिससे वो आसानी से जल सके। तो उसको बेटा रेखमाल, आप लोग जानते हैं, हम लोग रेखमाल कहते हैं। वो रेखमाल होता है, घिसाई होती है ना, घरों में होती है, आपने देखा होगा, लोहे के में पहले घिसाई करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कलर करते हैं, तो उसको बेटा रेखमाल कहते हैं। तो रेखमाल से उसको क्या कर देते हैं? घिस दिया जाता है। तो बेटा ये आपका आंसर होता है कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया। यहाँ पर रिएक्शन ये होगी इसकी 2Mg प्लस के O2 एरो के बाद हमारा होगा 2MgO। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है बेटा, ये क्या होता है? मैग्नीशियम को जलने में अवरोधक बनता है, यानी कि ये जलने नहीं देता है मैग्नीशियम को, इसलिए उसको साफ कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बेटा, ताकि उसकी जो परत थी वो, हाँ,
हट जाए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन आपको इंक्लूड किए हैं जो बोर्ड एग्जाम में या तो पूछे जाते हैं या कभी पूछे गए हों, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, आपको बहुत अच्छे से कॉपी में इनको मेंशन करना है, ठीक है। कॉपी बनानी है अच्छे से, जो मेहनत चल रही है आपके साथ, आप घर बैठे ये अपॉर्चुनिटी है आपके, समस्याएँ तो हैं मानते हैं, पर ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप इस समय अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करें, क्योंकि जब चीज़ें सही होंगी बेटा तो आपके पास समय बहुत कम होगा और सिलेबस बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आप अभी से ही चीज़ों को बहुत अच्छे से कंटिन्यूअस रखें अपनी पढ़ाई को, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं, है ना। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी पदार्थ है, मतलब कोई पदार्थ है उसे हमने एक्स मान लिया, आपने पता ही हो गणित के विद्यार्थी होंगे बहुत सारे, तो क्या हमने माना एक्स, है ना, कितने रुपए एक्स ये मान लिया जाता है, अक्सर एक्स ही माना जाता है ना। विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है ना। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं, दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। पहला कि जो पदार्थ है एक्स जो है उसका नाम बताओ और उसका सूत्र बता दीजिए, है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पहले क्वेश्चन में जो एक्स है ना, जो आपको दिया गया है ना, इसकी जल से अभिक्रिया करनी है। क्या करनी है बेटा, जल की, इसके जो ऑक्साइड सी है, मतलब जो भी है आपका कंपाउंड है, सफ़ेदी है ना, वो आपका क्या करता है, सफ़ेदी जो बनता है उसका पहले नाम लिखना है, फिर उसको ऑक्सीजन से हमें क्या करानी है, यानी कि जलवाष्प से हमें उसकी क्या करानी है, क्रिया करानी है जल के साथ, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं हम लोग है क्या। पहले आंसर क्या होगा, समझना बहुत अच्छे से, मतलब क्वेश्चन क्या था, कोई पदार्थ है एक्स, है ना, विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, तो ऐसा CaO जो होता है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसका प्रयोग किया जाता है सफ़ेदी करने के लिए, ये आपको बेटा याद होना चाहिए, है ना। अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, आज के बाद से यानी कि आज से आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। सफ़ेदी कलर वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है। हाँ, आप जरा इसका नाम क्या होता है, इसको हमने क्या कहा, इसको चूना भी कहते हैं, चूना आप लोग जानते होंगे, है ना, घरों में होते हैं मतलब, और आपने देखा पान वाना में लगाते हैं चूना वगैरह, है ना, तो उसको चूना कहते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड है हमारा, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड, तो हमें पता चल गया, पहले का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, चूना, और इसका सूत्र क्या होगा, CaO, यानी कि ऐसा पदार्थ जो सफ़ेद देता है वो आपका कौन सा होगा बेटा, CaO होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ये CaO है तो बेटा इसकी क्रिया कराओ, किससे क्रिया कराओ, जल से अभिक्रिया कराओ इसका। चलिए बेटा CaO अगर हम इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, जल यानी कि H2O से कराते हैं, तो हमारा बनता क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, इसे बेटा हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना, ये क्या था आपका चूना, और इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, बुझा चूना, ध्यान रखना, इसे अनबुझा चूना भी कहा जाता है, CaO को क्या कहा जाता है, अनबुझा चूना, और CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है बेटा, बुझा चूना। और इससे पहले हमने आपको बताया था CaCO3 जो होता है, इसे बेटा हम लोग कहते हैं चूना पत्थर, यानी कि संगमरमर भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये रिएक्शन बेटा आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था, आपसे परीक्षा में हो सकता है पूछा जाए, तो आप इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ऐसा है कि जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है वो महत्वपूर्ण ही है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरा है, क्या क्वेश्चन है बेटा, अभिक्रियाओं को संतुलित करना आपको, है ना, कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर इंक्लूड किया है मैंने, हाँ ऐसे पूछ ले जाते हैं इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन क्लोरीन, इसे आपको रासायनिक समीकरण में लिखना है, बहुत ईजी, ठीक है। हाइड्रोजन मान लीजिए हो गया, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, मान लीजिए H2 लिख दिया, क्लोरीन यानी कि Cl2 हो गया, वो मोलिक्यूल आपको संतुलित करने आते हैं, चूँकि H जो होती है इनकी परमाणुकता बेटा 2 होती है ना, तो ये स्वतंत्र अवस्था में रहते नहीं है, Cl भी है, Cl नहीं लिख सकते, तो इसको बेटा H2Cl2 लिखा है, और यहाँ पर क्या बना हमारा 2HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, सिर्फ आपको संतुलित करना है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड फॉर्मूला होता है बेटा BaCl2, है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है बेटा आपका होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, है ना। अब बेरियम सल्फेट आपका क्या होता है, BaSO4, है ना, बनता है, यानी कि अब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है BaSO4 और 2AlCl3। यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, समीकरणों को संतुलित करना है, कहाँ 2 लगना है, कहाँ 3 लगना, अनुमान विधि आपको बताई गई थी, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन भी देख लें बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा ये है, सोडियम, हमने क्या लिखा बेटा, ये आंसर है बेटा आपका, है ना, Na, है ना, जल बेटा H2 हो गया। अब यहाँ पर ये 2 3 ये बाद में संतुलित करते हैं, आप जब सॉल्व करेंगे तो बेटा इसको Na लिखेंगे, यहाँ पर H2O लिखेंगे, है ना, फिर बनता क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप यहाँ पर NaOH लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन, चूँकि हाइड्रोजन H अकेला नहीं लिख सकते हैं, 2 लगाएंगे, फिर आप धीरे धीरे समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, तो आपका संतुलित समीकरण जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा आपका 2Na + 2H2O, एरो के बाद 2NaOH प्लस के H2। एक चीज़ और बेटा, जो आपको रिएक्शंस अक्सर पूछी जाती हैं तो वो वही पूछी जाती हैं जो या तो आपने थ्योरी पोर्शन में पढ़ी होगी, है ना, तो वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कुछ अलग से नहीं पूछा जाता है। एक बात और ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कठिन रिएक्शन कोई आपसे पूछ लिया
या संतुलित के लिए। मान लीजिए हमने उत्क्रमणीय योगात्मक इतनी अभिक्रियाओं में जो पढ़ी है रिएक्शन, उन्हीं में से संतुलित असंतुलित भी उन्हीं में से पूछ लिए जाते हैं। तो बेटा ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, इसे बहुत अच्छे से बेटा समझें, ठीक है। हालांकि सारे महत्वपूर्ण है लेकिन ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्यों। एक तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, श्वसन मतलब सांस लेते हैं ना हम लोग, तो बेटा इसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बोले सर ऊष्माक्षेपी क्या होते हैं। देखिए जो बच्चे शुरू से अटेंड कर रहे हैं क्लास उन्हें पता है बेटा ऊष्माक्षेपी क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिनके संपन्न होने में ऊष्मा निर्मुक्त यानी कि मुक्त होती है, निकलती है, उन्हें बेटा हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और हमें लगता है कि हमने जब आपको पढ़ाया था, ये श्वसन थोड़ा गलत लिखा है, ये वाला श्वसन सही है, ठीक है। तो ये कॉपी में सही लिखना आप लोग, ठीक है, मिस्टेक हो जाए थोड़ी टाइपिंग में। चलिए हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये हमने शायद आपको जहाँ पढ़ाया था वो भी आपको वहीं समझा दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन के रूप में है तो यहाँ पर ध्यान रखें। क्वेश्चन अगले हिसाब से क्या पूछा जाता है, श्वसन क्रिया किस प्रकार की ऊर्जा, श्वसन क्रिया से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट करो। चलिए देखते हैं बेटा, ऊष्माक्षेपी समझ में आ गया, जिनके संपन्न होने में ऊर्जा मुक्त हो। तो आपको पता है कि भोजन जब हम लोग करते हैं ऑक्सीजन के द्वारा उसका ऑक्सीकरण होता है ना, विघटन होता है भोजन का, है ना। उसके बाद क्या होता है बेटा, भोजन से ऊर्जा मुक्त होती है। उसी ऊर्जा का उपयोग, जैसे हम बोल रहे हैं तो ये ऊर्जा ही तो व्यय हो रही है, भोजन से मिलती है, तो ऊर्जा व्यय होती है, यानी कि मिलती है। कहाँ से मिलती है, भोजन के पाचन से, ठीक है। और तो जाहिर सी बात है कि वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए आंसर देखते हैं क्या इसका। देखिए श्वसन द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है, सबको पता है मैंने, है। भोजन का विघटन होता है, हमें ये भी पता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। बस यही आंसर हमारा मिल गया, क्योंकि हमें पता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती हैं जिनमें संपन्न होने में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो यहाँ पर भी ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, भोजन के पाचन से ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया है बेटा, श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये ऑप्शनल भी आपसे पूछ लिया था। हाँ एक चीज़ और बेटा, इसका जो समीकरण है ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। C6H12O6 यानी कि ये क्या है, तुम्हारा ग्लूकोज है ना। चलिए ठीक है, 6O2 यानी कि ऑक्सीजन है, हमने ली। ग्लूकोज मतलब भोजन जो हम लोग करते हैं उसमें ग्लूकोज के रूप में, मान लो कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसमें क्या होता है, भोजन में ऊर्जा होती है, तो उसका अपघटन होता है, तो क्या बनता है, CO2 यानी कि सांस छोड़ते हैं तो CO2 गैस निकलती है ना। जल बनता है प्लस के ऊर्जा, यही ऊर्जा जो होती है वो हमारे शरीर में संचित होती है, कार्य करने के लिए उत्तरदायी होती है। जो भी कार्य हम करते हैं वो यही ऊर्जा जो होती है, भोजन के द्वारा जो निर्मुक्त होती ऊर्जा वो यही है। और इससे बेटा ATP के रूप में लास्ट में ये हमारी संचित हो जाती है, जिससे मतलब ऊर्जा का सिक्का या बायो पोर्शन में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये ध्यान रखना, समीकरण आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, C6H12O6 प्लस के CO2 6O2 है ना, और एरो के बाद हमारा CO2 बनता है, 6CO2 और 6H2O और प्लस के ऊर्जा निकलती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको बताएंगे कि कोरोना से आपको बचना कैसे, हालांकि सब लोगों को पता है पर हम भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लगातार आपके हाथों को धोना है जब भी आप बाहर से कहीं आए, है ना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तुरंत चिकित्सक को, अपने जो है चिकित्सक उनको आप लोग कॉल करके बता सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है जो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, टोल फ्री नंबर है, जब भी आपको कोई समस्या है तो आप इस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर बहुत सारी हैबिट्स दी गई हैं जो हमें करनी है ना। एक फैमिली बनी है जो बहुत खुशहाल फैमिली है, ठीक है। भीड़ भाड़ से दूर रहना, हैंड वॉश करना है, लोगों से हाथ नहीं मिलाना, नमस्ते करना है आपको दूर से ही, कोई भी खास हो, है ना। डॉक्टर से सलाह लेनी है ना। अगर आपको कोई समस्या है तो कॉल कीजिए। आप जब छींकें है ना या खांसें है ना, तो आप लोग रुमाल लगाए मुंह में, है ना। चलिए देखिए उसके बाद कुछ हैबिट्स है ना, हेल्दी फूड भी खाना। हाँ एक चीज़ और, आपको पता है कोरोना से लड़ने में जो इम्यूनिटी होती है बहुत ज़्यादा कारगर है, यानी कि अगर आपकी हार्ड इम्यूनिटी है, आपके जो इम्यूनिटी पावर है वो अगर अच्छा है तो कोरोना आप पे इफेक्ट नहीं करेगा। हालांकि इफेक्ट करेगा पर वो आप बैकअप हो जाएंगे, रिकवर जिसको हम लोग कहते हैं वो हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि बूढ़े लोग जो हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, इसलिए वो ना निकलें। बच्चों की भी थोड़ी कमज़ोर होती है, ठीक है। तो आप लोग बच्चे ही हैं तो आप इस समय कहीं बाहर ना निकलें, घर पर ही रहें, ठीक है बेटा। हेल्दी फूड खाते रहें और योगा और एक्सरसाइज जरूर करें, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी हैबिट्स हैं, जैसे आप लोग ऑनलाइन एक्सरसाइज देख सकते हैं, बाबा रामदेव का योगा सीख सकते हैं, ये बहुत अच्छा मौका है। डांसिंग कर सकते हैं आप घर में, प्लेइंग
खेल सकते हैं, लेकिन हाँ उतना ही मोबाइल में बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। पढ़ाई के लिए आपको मोबाइल दिया जाता है, ये नहीं है कि आप गेम खेलें, ठीक है बेटा। जंपिंग कर सकते हैं और आप तरह तरह की एक्सरसाइज आप कुछ भी कर सकते हैं। सीधी बात है, आप अपने आप को व्यस्त रखिए, आलसी नहीं बनेंगे हम लोग, ठीक है। और कोविड-19 से हम लोग घर बैठे ही लड़ाई संपन्न करते रहेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, आप स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, धन्यवाद।